एक दिन जब नात्सुकी केरन के बाल काट रही होती है तभी उसे हनुका का कॉल आता है। हनुका को उससे कुछ जानना है पर नात्सुकी को फिलहाल उस बारे में जानकारी नहीं। वह उसे थोड़ा टाइम देने को कहती है, वह देखकर बताएगी। फिर नात्सुकी केरन को थोड़ी देर के लिए रुकने को कहती है पर केरन को वेट करना पसंद नहीं, वह चिढ़ने लगती है। तभी वहाँ इत्सुकी आता है और केरन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। केरन कहती है कि नात्सुकी ने मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा है लेकिन वो अब तक नहीं आई है। इस पर इत्सुकी कहता है कि क्या बाल काटने में मैं तुम्हारी मदद करूं? केरन उसे परमिशन दे देती है और इत्सुकी अपने हिसाब से बाल काटने लग जाता है। जब नात्सुकी वहाँ पर आती है तो केरन के बाल देखकर चौंक जाती है क्योंकि इत्सुकी ने उसके बाल बहुत ही छोटे छोटे कर दिए थे। नात्सुकी इत्सुकी से काफी गुस्सा हो जाती है पर केरन और इत्सुकी को तो उसका यह हेयर स्टाइल काफी पसंद आता है। नात्सुकी केरन के बालों को देख रोने लगती है और कहती है कि एक लड़की के लिए उसके बाल ही सब कुछ होते हैं। इत्सुकी तुमने ये क्या कर डाला? नात्सुकी को ऐसे ओवर रिएक्ट करते देख इत्सुकी और केरन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। बाद में नर्सरी जाकर नात्सुकी रोते हुए प्रिंसिपल को पूरी बात बताती है और उनसे हेल्प मांगते हुए कहती है कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि केरन के बाल वापस बड़े हो सके। प्रिंसिपल सोचने लगते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है, हमें डेविल वर्ल्ड से हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाना होगा। यह सुन नात्सुकी चौंक जाती है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि डेविल वर्ल्ड के हेयर स्टाइलिस्ट बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। मेरे बाल देखो कितने सुंदर हैं। मैं अपने बाल डेविल हेयर स्टाइलिस्ट से ही कटवाता हूँ। इसे सुन बच्चों को काफी डर लगने लगता है क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल के बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। प्रिंसिपल को यह सुनकर काफी धक्का लगता है। थोड़ी देर बाद ही डेविल वर्ल्ड से हेयर स्टाइलिस्ट वहाँ पर आ जाता है। प्रिंसिपल खुशी से उसका स्वागत करते हैं। बच्चों को भी वह हेयर स्टाइलिस्ट काफी कूल लगता है। तभी नात्सुकी केरन को उसे दिखाती है और भावुक होते हुए कहती है कि मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे के बाल खराब हो गए, प्लीज मेरे बच्चे के बाल पहले जैसा बना दीजिए। वह लड़का कहता है कि काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे बालों की जरूरत होगी। नात्सुकी यह सुन चौंक जाती है। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बाल काटकर बेबी के बाल को एक्सटेंड कर दूंगा और यह सिर्फ तुम्हारे बालों से ही मुमकिन है क्योंकि बेबी के बाल उसके मदर के बालों को ही एक्सेप्ट करते हैं। फिर वह नात्सुकी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे बाल काट सकता हूँ? नात्सुकी बेझिझक अपने बाल कटवाने को राजी हो जाती है। फिर वह लड़का नात्सुकी को हेयर कैटलॉग दिखाता है। वह इनमें से जो भी हेयर चाहती है वह उसका वैसा ही कट कर देगा। इसे देख नात्सुकी काफी एक्साइटेड हो जाती है और अलग अलग हेयर स्टाइल को देखते हुए केरन को इसमें इमेजिन करने लगती है। फिर वह माओ और राई को भी केरन के लिए एक हेयर स्टाइल चूज करने को कहती है पर उनकी पसंद नात्सुकी को उतनी अच्छी नहीं लगती। आखिर में वो खुद ही एक हेयर स्टाइल को चुनती है और इसे डन कर देती है। फिर वह लड़का नात्सुकी के बाल को काट कर केरन के बाल को एक्सटेंड करने लगता है। काम पूरी तरह से कंप्लीट होने पर केरन कुछ ऐसी दिखती है। नात्सुकी केरन को देख काफी खुश हो जाती है पर केरन नात्सुकी को देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वह चाहती है कि उसके बाल वापस से पहले जैसे ही कर दिए जाए। ये सुन वे दोनों काफी चौंक जाते हैं। नात्सुकी पूछती है पर क्यों, क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आया? इस पर केरन गुस्सा होते हुए कहती है कि जल्द से जल्द मेरे बाल पहले जैसे ही कर दो। वह लड़का वापस से केरन के बाल पहले जैसा कर देता है पर केरन अभी भी नात्सुकी से गुस्सा है। केरन द्वारा इग्नोर होने पर नात्सुकी रोने लगती है। इसी दौरान इत्सुकी केरन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में वह हेयर स्टाइल पसंद नहीं था, पर तुम इसमें काफी क्यूट दिख रही थी। इस पर केरन कहती है कि मुझे नात्सुकी के लंबे बाल पसंद है। इत्सुकी केरन की बातों को समझ जाता है और कहता है पर नात्सुकी को भी तो तुम्हारे छोटे बाल पसंद नहीं। केरन भी उसकी बातों को समझ जाती है। बाद में दोनों ही थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर एक दूसरे से हैप्पी हो जाते हैं। पर इस दौरान बेचारे हेयर स्टाइलिस्ट को नानी याद आ जाती है। अगले दिन नर्सरी में प्रिंसिपल हनुका को बताते हैं कि इस संडे हमारे यहाँ फिर से चियो चैन और रियो चैन आ रहे हैं, वही बच्चे जिन्हें हमने पिछली वीडियो में देखा था। हनुका इसे सुन काफी खुश हो जाती है। वह कहती है कि क्या उस दिन मैं और सिन भी यहाँ आ सकते हैं? इस पर प्रिंसिपल उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। संडे का दिन आता है। चियो और रियो चैन दोनों ही नर्सरी में आ चुके हैं। बच्चे एक दूसरे को हाई हेलो करने लगते हैं। हनुका और सिन भी वहाँ मौजूद है और यह सब देख रहे हैं। उन्हें चियो और रियो काफी क्यूट लगते हैं। तभी उधर चियो राय के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। बदले में राय का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। फिर चियो कहती है कि चलो आज हम दोनों साथ खेलते हैं, लेकिन इस पर राय कहता है पर मुझे तो सभी के साथ मिलकर खेलना पसंद है। चियो थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी रियो भी वहाँ आता है जिसे देख राय काफी खुश हो जाता है और उसे खेलने के लिए पूछता है। तभी केरन भी वहाँ पर आ जाती है, उसे भी उनके साथ खेलना है। यह सब देख चियो वहाँ से पीछे हट जाती है। राय पूछता है कि क्या हुआ चियो, क्या तुम हमारे साथ नहीं
खेलोगी? चियो खेलने से मना कर देती है। इस पर राय रियो और कैरन के साथ खेलने चला जाता है। चियो अकेले हो जाती है और उदास होते हुए कहती है कि अगर केवल हम दोनों साथ खेलते तो बहुत ही अच्छा होता। ये सोच चियो काफी अकेला महसूस करने लगती है। तभी चियो को अकेला देख माओ वहाँ पर आता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है। माओ और पेपे बलून के साथ खेल रहे हैं। माओ चियो का भी हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खेलने ले जाता है। चियो काफी हैरान हो जाती है और शर्म से लाल होने लगती है। फिर वे तीनों बलून से कैच कैच खेलने लगते हैं, पर तभी कैच करने के दौरान चियो अचानक से नीचे गिर जाती है। इस पर माओ दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसकी खैरियत पूछता है। माओ के ऐसे केयरफुल स्वभाव को देख चियो को उस पर प्यार आने लगता है। फिर चियो दौड़ते हुए राय के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज अब मुझे भूल जाओ, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। राय को कुछ समझ में नहीं आता। फिर चियो माओ से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब क्योंकि हनुका और सिन भी वहाँ मौजूद है और उन्हें खेलते हुए देख रहे थे, तो अचानक चियो द्वारा माओ को शादी का प्रस्ताव रखते देख हनुका चौंक जाती है। पर सिन चियो की साहस की तारीफ करता है। हनुका झूठ-मूठ का मुस्कुराती तो है, पर उसे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हो रही है। इधर चियो माओ को उसे अपना वाइफ बनाने को कहती है, पर माओ को पता नहीं कि किसी को अपना वाइफ कैसे बनाना है। चियो के फोर्स करने पर माओ उसे ओके कह देता है। ये सुन सिन और हनुका दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी हनुका लड़खड़ाते हुए माओ के पास आती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि माओ तुम्हें शादी जैसी चीजों के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर माओ को उसकी भी बातें समझ में नहीं आती। वह ओके में सिर हिला देता है। इसे देख चियो बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है पर माओ तुमने अभी मुझसे शादी करने का वादा किया है। तभी हनुका हिचकिचाते हुए कहती है कि चियो तुम दोनों अभी अंडर एज हो, तुम्हें शादी करने के लिए बड़ों से परमिशन लेनी होगी। तभी शिन उनके बीच आ जाता है और हनुका से कहता है कि तुम्हें इनकी बातों को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी टीचर भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि यह तो एक सीरियस प्रॉब्लम है और ये सास और बहू के बीच अक्सर देखी जाती है। तभी हनुका माओ को उसका फेवरेट बॉल दिखाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। माओ खुश होते हुए बॉल को पकड़ता है और चियो को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है, पर हनुका को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से से चियो की तरफ देखने लगती है। चियो भी गुस्से से हनुका की तरफ देखने लगती है। उनके बीच माओ को लेकर आपसी रंजिश शुरू हो जाती है, पर बेचारे माओ को यह समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी टीचर स्नैक्स के लिए बच्चों को बुलाते हैं। खाने के दौरान हनुका माओ से कहती है कि तुम तो आज बहुत खुश होगे, आज तुम्हारा फेवरेट फूड हॉट केक जो बना है। माओ खुश होते हुए यस कहता है। इससे चियो को यह पता चलता है कि हॉट केक माओ का फेवरेट फूड है। तभी वह अपना हॉट केक माओ को शेयर करती है। इसे देख माओ काफी खुश होता है, पर हनुका को यह भी अच्छा नहीं लगता। वह माओ को इसे लेने से रोक देती है। इस पर हनुका और चियो के बीच फिर से आंखों ही आंखों में लड़ाई होने लगती है। माओ को हनुका का बार बार इस तरह से रोकना टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह मामा बहुत बुरी है कहकर रोने लगता है। इस पर सिन हनुका को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें यह सब करना बंद करना चाहिए, तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही हो। हनुका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उनसे माफी मांगती है। तभी सिन माओ को उठाते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें बस अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की जरूरत है। वह माओ को उसका कॉस्ट्यूम पहना देता है और फायर ब्लो करके अपने स्ट्रेस को रिलीज करने को कहता है। इस पर माओ सिन पर ही अपना फायर रिलीज कर देता है। उसकी आग में सिन के साथ साथ बेचारे प्रिंसिपल भी झुलस जाते हैं। आग निकलने के बाद माओ को काफी अच्छा महसूस होता है, पर इन दोनों की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है। फिर हनुका माओ को अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, जिसे माओ खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। फिर हनुका सिन से कहती है कि चलो आज से हम एक ही टीम में हो जाते हैं और दोनों मिलकर माओ को प्यार करते हैं। हनुका की बातें सुन चियो भी काफी खुश हो जाती है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले शाम हनुका और सिन माओ के सामने एक अम्ब्रेला रख देते हैं। माओ को यह अम्ब्रेला काफी सुंदर लगता है। वो कहता है कि मामा क्या यह अम्ब्रेला आपका है? इस पर हनुका कहती है कि बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए मैंने ये अम्ब्रेला तुम्हारे लिए खरीदा है। ये माओ का अम्ब्रेला है। सिन अम्ब्रेला खोलकर माओ को देता है। माओ को यह अम्ब्रेला काफी पसंद आता है, इतना कि वह सोते वक्त भी इसे अपने साथ लेकर ही सोता है। अगले दिन नर्सरी के लिए तैयार होते वक्त माओ हनुका से पूछता है कि मामा क्या आज बारिश होगी? हनुका कहती है कि आज धूप खिली हुई है, आज बारिश नहीं होगी। इसे सुन माओ काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अम्ब्रेला को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पर हनुका कहती है कि भले ही तुम इसे इस्तेमाल ना कर सको, पर तुम इसे अपने साथ तो ले ही जा सकते हो। माओ काफी खुश होता है और छाता लेकर ही नर्सरी के लिए चला जाता है। नर्सरी में माओ दोस्तों को अपना अम्ब्रेला दिखाता है। उन्हें भी यह अम्ब्रेला काफी सुंदर लगता है। राय कहता है कि कितना अच्छा होता अगर आज बारिश होती तो। माओ हाँ कहते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है, लेकिन दिन बीतते जाते हैं और माओ भी बारिश का वेट करता जाता है, पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। इससे माओ काफी दुखी हो जाता है। माओ
को दुखी देख राय उसे अम्ब्रेला से की जाने वाली बाकी दूसरी इंटरेस्टिंग चीजों को भी करके दिखाता है, जिससे कि प्रिंसिपल राय से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर माओ टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हम बारिश को कैसे ला सकते हैं। टीचर सोचने लगती है और कहती है कि हम टेरू टेरू बोजू करके बारिश को बुला सकते हैं। फिर वे टेरू टेरू बोजू करने लगते हैं, जहाँ कुछ डॉल जैसी चीजों को उल्टा करके रखना होता है, पर केरन को यह उतना पसंद नहीं आता। वह इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा करना चाहती है। फलस्वरूप वे प्रिंसिपल को ही उल्टा लटका देते हैं। प्रिंसिपल काफी परेशान हो जाते हैं, पर बच्चों को लगता है कि अब तो बारिश जरूर होगी। पर अगले दिन भी बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। माओ काफी उदास हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो केरन को अपनी शक्ति से आइस बरसाने को कहती है, ताकि वो अपने छाता का इस्तेमाल कर सके। उसके कहे अनुसार ही केरन बर्फ की बारिश करने लगता है और माओ छाता खोलकर उसके बर्फ से बचने लगता है। तभी माओ कहता है कि केरन और बर्फ बरसाओ। इस पर केरन भी अपनी पूरी जोर लगाते हुए बर्फ की बारिश करने लगती है, पर यह इतना तेज होता है कि माओ का छाता ही टूट जाता है और वह लुढ़कते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। भले ही माओ को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, पर उसका छाता पूरी तरह से टूट जाता है। इसे देख माओ निराश हो जाता है और रोने लगता है। शाम को माओ रोते हुए हनोका को सॉरी कहता है, क्योंकि उसने छाता तोड़ दिया। इस पर हनोका उससे कहती है कि रो मत माओ, तुम्हें उदास होता देख अम्ब्रेला सैन को और भी ज्यादा हर्ट होगा। इस पर माओ रोना बंद कर देता है और अम्ब्रेला को सहलाने लगता है। यह सब देख सिन से रहा नहीं जाता और वह खड़ा होते हुए कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, पापा अम्ब्रेला सैन को अम्ब्रेला के हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अम्ब्रेला हॉस्पिटल सुन माओ चौंक जाता है। इस पर सिन कहता है कि तुम बस कुछ दिन का इंतजार करो और अम्ब्रेला सैन के ठीक होने की दुआ करो। माओ खुश होते हुए हाँ कहता है। कुछ दिन बाद हनोका माओ के पास वह अम्ब्रेला लेकर आती है। इसे देख माओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। हनोका सिन से कहती है कि यह तो बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। इस पर सिन कहता है कि अम्ब्रेला पूरी तरह से डैमेज हो गया था। अम्ब्रेला मेकर को इसे बनाने में काफी मशक्कत उठानी पड़ी, पर आखिर में यह बन ही गया। तभी हनोका बाहर देखकर चौंक जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। वह इसे माओ को बताती है। फिर वे छाता ओढ़कर बाहर घूमने लगते हैं। इतने दिन बाद अपने दिली ख्वाहिश के पूरा होने पर माओ काफी खुश है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।